बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रोज़ हम पाकिस्तान के मसाइल की बात करते हैं, हम रोज़ अदलिया की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं, मईशत की बात करते हैं, सहाफ़त के बारे में आपको बताते हैं। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा माज़ी में झांकते हैं कि पाकिस्तान बेसिकली था क्या? पाकिस्तान ख्वाब था? पाकिस्तान ताबीर है? पाकिस्तान उन लोगों के लिए क्या था कि जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया था, जिन्होंने उसका ख्वाब देखा था, जो सरहद के उस पार थे और जो ये चाहते थे कि हमें एक ऐसा खित्ता अर्ज़ी चाहिए जहां हम अपनी मर्ज़ी से रह सकें और जहां हमारे ऊपर अगर किसी की मर्ज़ी मुसल्लत हो तो वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की हो, जहां हम इस्लाम के असूलों को आज़मा सकें। आज आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। ये 1947 से कुछ पहले की बात है। अमृतसर के एक नवाई गांव में मोहम्मद शरीफ रहा करता था और मोहम्मद शरीफ के पास एक बकरी थी और उसके बीवी बच्चे थे। वो सारा दिन बकरी को चराता रहता था, शाम को उस बकरी का दूध निकाल के वो अपने बच्चों को वो दूध पिलाता था। अब एक दिन क्या हुआ कि मोहम्मद शरीफ उस बकरी को जैसे ही बाहर छोड़ के, अकेला छोड़ के किसी काम से कहीं चला गया। जब वो शाम को अपनी बकरी को लेने के लिए गया तो उसने देखा कि बकरी गायब है। उसने इधर उधर बतेरा अपनी बकरी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बकरी मोहम्मद शरीफ को नहीं मिली। घर आने से पहले मोहम्मद शरीफ मकामी पुलिस चौकी में चला गया और वहाँ पे मौजूद थानेदार से उसने कहा कि मेरी एक ही बकरी है जिससे मेरी और मेरे बच्चों की गुजर औकात होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि आज मैं किसी काम से बकरी को अकेला चरता हुआ छोड़ के चला गया था। जब मैं वापस आया हूँ तो मेरी बकरी जो है वो गायब है। थानेदार ने मोहम्मद बशीर को सर से लेकर पांव तक बड़े गौर से देखा। उसके बाद वो अपनी जगह से उठा। उसने दो बड़े लितर जो हैं, वो जो जूते हैं, वो हम मोहम्मद शरीफ की पुश्त पे मारे और गरज कर बोला कि तुम क्या समझते हो कि हम यहाँ तुम्हारी बकरी की हिफाजत के लिए भर्ती हुए हैं? दफा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ और खबरदार अगर आइंदा तुमने इस चौकी का मुंह किया। मोहम्मद बशीर रोता पीटता वहां से बाहर निकल आया और सब्र शुक्र करके चुप हो रहा। नाज़रीन, फिर पाकिस्तान बन गया। मोहम्मद शरीफ उन चंद लोगों में से था जिन्होंने अमृतसर के नवा से पाकिस्तान की तरफ हिजरत की। अब जैसे ही वो पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर रहे थे तो रास्ते में बलवाइयों का हमला हो गया। सिखों के उस हमले में मोहम्मद शरीफ का सारा ख़ानदान, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी बहनें, भाई, वो मारे गए। वो तलवारों के साथ काट दिए गए और उनकी लाशों को अंधे कुओं में फेंक दिया गया। बहुत सी खवातीन की अस्मत दरी की गई और यूं वाघा बॉर्डर तक पहुंचता पहुंचता मोहम्मद शरीफ अपने चंद दोस्तों और चंद साथियों के हमरा बिल्कुल अकेला रह गया। उसका कोई भी खानदान का फर्द जिंदा ना बचा। जब उन्होंने वाघा की सरहद को पार किया और पाकिस्तान में दाखिल हो गए तो चलते चलते जब उन्होंने वो गठरियाँ यहाँ उठा के रखी हुई थी तो उसके साथी ने उससे पूछा कि यार, तुम पाकिस्तान क्यों आए हो? हम पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? मोहम्मद शरीफ ने अपनी गुमशुदा बकरी का वाकया जो माजी करीब में पेश आया था वो अपने साथी को सुनाया और उसने कहा कि अब हम एक नए मुल्क में जा रहे हैं और जब नए मुल्क में मेरी बकरी गुम हो जाएगी तो मेरे साथ जो सलूक किया जाएगा पुलिस की जानिब से वो उस सलूक के बिल्कुल अपोजिट होगा जो भारत में हुआ था, जहां मेरी पुश्त पे जूते मारे गए थे और मुझे कहा गया था कि हम तुम्हारी बकरी की हिफाजत के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं हुए। खैर, मोहम्मद शरीफ पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान में लाहौर के करीब एक गांव में उसने एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। उसकी दोबारा से शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए और उसने एक बकरी का बच्चा दोबारा ख़रीद लिया। अब शुरू में ही किस्मत देखिए कि वो बकरी जब जवान हो गई और बच्चों वाली हो गई और दूध देना उसने शुरू कर दिया तो एक दिन वो बकरी दोबारा से गुम हो गई। अब मोहम्मद शरीफ ने उसको बड़ा ढूंढा और जब शाम तक वो बकरी नहीं मिली तो वो मुतलका थाने चला गया। नाज़रीन, ये किस्सा दारोगा वाला का है। जब वो दारोगा वाला के थाने गया तो सबसे पहले उसने मुहर्रर से जाके बड़ा सीना तान के कहा कि तुम्हारा थानेदार कहाँ है? मुहर्रर ने उसको बड़े गौर से देखा और इशारा कर दिया कि उस कमरे में थानेदार साहब जो हैं वो मौजूद हैं। मोहम्मद शरीफ बड़े एतमाद से चलता हुआ उस कमरे में पहुंचा और उसने थानेदार से कहा कि तुम यहाँ आराम से बैठ के काम कर रहे हो और तुम्हें पता नहीं है कि मेरी बकरी जो दूध देती थी और जो मेरे बच्चे दूध पी के अपनी भूख मिटाते हैं, वो बकरी गुम गई है।
थानेदार अपनी जगह से उठा, उसने 2 सिपाहियों को अंदर बुलाया और वो जूता निकाल के उसने मोहम्मद शरीफ की बहुत खुल के छितरौल की। और जब मोहम्मद शरीफ के जिस्म पे उसने उस जूते के निशान डाल दिए तो सलाखों वाला दरवाज़ा खोल के मोहम्मद शरीफ को उसके अंदर बंद कर दिया और कहा कि यहाँ भुगतो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम यहाँ मुझ पे आके रोब झाड़ रहे हो अपनी बकरी के पीछे। उसके बाद उसने अपने साथियों से कहा कि अब इसको हर थोड़ी देर के बाद 2 जूते मारे जाएं। जब 3 घंटे ऐसे ही गुजर गए और मोहम्मद शरीफ उन 3 घंटों में अपना सर घुटनों में दिए बैठा रहा, वो भारत में मौजूद अपने बाप, अपनी माँ की कब्रों के बारे में सोचता रहा, जहाँ वो रोज़ सुबह जाके फातिहा खानी किया करता था और उनके साथ लिपट जाया करता था और फरते जज्बात में बाज़ औक़ात उन कब्रों को चूम लिया करता था। वो उससे महरूम था क्योंकि सरहद कायम हो चुकी थी। तो अपनी बीवी और बच्चों को याद करके रोता, तड़पता और बिलखता रहा, जिनको वो अंधे कुएं में फेंक दिया गया था। और वो इस उम्मीद पे आया था कि अब थाने में जब बकरी घूमेगी तो उसके साथ जो सलूक होगा वो उसके बिल्कुल बरक्स हुआ जो कि अमृतसर में हुआ था। मोहम्मद शरीफ को तकरीबन 3 घंटे के बाद थाने से रिहा कर दिया गया और साथ ही उसको सख्ती से डरा धमका के भेज दिया गया कि आइंदा इस तरफ का रुख ना करना। मोहम्मद शरीफ तो चला गया और थानेदार उसको यूं जाता हुआ देखता रहा। जब थानेदार ने महसूस किया कि मोहम्मद शरीफ दारोगा वाला के थाने की हुदूद से दूर चला गया तो उसने अपने 2 सिपाहियों को बुलाया और कहा कि जाओ, अब स्टोर रूम से वो बकरी निकाल के ले आओ जो तुम चोरी करके लाए थे। आज उस बकरी को ज़बह करो और आज थाने में हम एक ग्रैंड पार्टी करेंगे जिसमें बकरी का गोश्त खाया जाएगा। नाजरीन, ये है वो किस्सा, ये है वो ख्वाब और बाद में उस ख्वाब का टूटना जो उन लोगों ने देखा था जो बर्रे सगीर पाको हिंद के उस हिस्से में रहते थे जिसे आज हिंदुस्तान कहते हैं, और ये मुसलमान थे और उनके साथ ये सलूक हो रहा था। लेकिन वहां मोहम्मद शरीफ को 2 जूते पड़े थे और सलाखों के अंदर नहीं फेंका गया था और ना ही वहां मोहम्मद शरीफ की बकरी को चोरी किया गया था। लेकिन इसके बावजूद वो इस सलूक का रवादार नहीं था। वो इस सलूक से बचने के लिए नए मुल्क का ख्वाब देख के अपने माँ बाप की कब्रों को छोड़ के अपनी पूरी फैमिली को कटवा के यहाँ आके उसने नई जिंदगी का बिल्कुल ऐसे आगाज किया था जैसे उसने दुनिया में नया जन्म लिया हो। उसके तमाम रिश्ते नाते, उसके तमाम लवाहिकीन तो दुनिया से जा चुके थे और वो एक नए मुल्क में आ चुका था। आप अपने इलाके में ज़रा इर्द गिर्द थोड़ा सा घूमिए, थोड़ा सा उन लोगों से मिलें जिन्हें आज भी, जिनके आबा व अजदाद भारत से हिजरत करके जब पाकिस्तान आए थे तो आज उनकी औलादों को जो यहीं पे पैदा हुई हैं हम मुहाजिर कहते हैं। आप ज़रा उनके पास जाके बैठिए, या अगर उनमें से कुछ बुजुर्ग के जो बिल्कुल मोटे मोटे शीशे जो उनके चश्मों के हैं, उनके पीछे जिनकी आंखों के अंदर वो टूटे हुए ख्वाब हैं, आप जाके ज़रा उनसे पूछिए, वो आपको बताएं कि उन्होंने जिस पाकिस्तान की खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया था और लुटे पिटे आए थे वो ये पाकिस्तान नहीं था। वहां ऐसे प्रोटोकॉल्स नहीं थे, वहां ऐसे दानिशवर नहीं थे, वहां ऐसे सहाफ़ी नहीं थे, वहां ऐसे सियासतदान नहीं थे, वहां ये महंगाई नहीं थी, वहां ये गुर्बत नहीं थी, वहां ये चोरी, रिश्वत सतानी और वडेरा राज नहीं था, अजारादारी नहीं थी। जो कुछ यहाँ है और जो कुछ यहाँ हो रहा है और इस सब्ज झंडे के साए के नीचे हो रहा है, कायद आज़म की तस्वीर जो हर दफ्तर में बड़े साहब के पुश्त के पीछे सर से थोड़ा सा ऊपर लगी हुई है, उसके नीचे हो रहा है। उन्होंने इसका ख्वाब नहीं देखा था। यहाँ किराए के टट्टू सहाफ़ी नहीं थे कि जो सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे करोड़ों रुपया माहाना कमाने की खातिर सच्ची झूठी हर किस्म की ट्वीट करते हैं और 5th जनरेशन वार का हिस्सा हैं। यहाँ इस्टेब्लिशमेंट का ये किरदार नहीं था, यहाँ अदलिया का ये किरदार नहीं था, यहाँ इस्लाम के उसूलों को आजमाया जाना था। लेकिन मोहम्मद शरीफ का वो ख्वाब टूट गया और फिर अब आप तमाम किस्म के जो आपकी वाबस्तगी मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ है उनसे बालातर हो जाइए। अब आप उन लोगों से पूछिए, ज़रा उस तनाजुर में देखिए, खुद को 1947 से पहले का
ہندوستان کا مسلمان سمجھیے، ایک لمحے کو توقف کیجیے، اپنے آپ کو وہ سمجھے، تو یہاں پہ آپ کو نواز شریف کا وجود نظر نہیں آئے گا، یہاں پہ آپ کو زرداری کا وجود نظر نہیں آئے گا، یہاں پہ آپ کو عمران خان کا وجود نظر نہیں آئے گا، یہاں پہ آپ کو ایک ایسا شیخ چلی کا خواب نظر آئے گا، آپ کو یہاں ایسے حکمران نظر آئیں گے جو رات کو گلیوں میں گشت کریں گے، جو کسی ایک آواز کے اوپر جب کسی کی عصمت دری کی جائے گی، جب کسی کو لوٹ لیا جائے گا، اول تو ایسا ہوگا ہی نہیں، تو وہ لبیک کہتے ہوئے آپ کی طرف لپکیں گے، لیکن وہ خواب ٹوٹ چکا۔ اب عیاشی، فحاشی، بدماشی اور ہر طرح کی معاشرتی بیماری اس ملک کو ناسور بن کے کینسر کی طرح چاٹ چکی ہے، دیمک کی طرح چاٹ چکی ہے۔ یہاں کئی محمد شریف یہاں پہ ایک حوالہ ہے۔ اب آپ ان پاکستانیوں کی طرف آ جائیں جو سرحد کے اس پار ہی پیدا ہوئے، جو یہیں کے رہنے والے تھے، کیا بنا ان کے ساتھ؟ آپ کے بچوں کا کیا بنا؟ یہاں پہ نکاحوں کی کنڈلیاں نکالی جا رہی ہیں، جیسے پنڈت کنڈلیاں نکالتے ہیں، اور پنڈت آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ فلاں تاریخ کو اگر نکاح کر لیں گے تو بڑا مبارک ثابت ہوگا۔ یہاں نکاحوں کی کنڈلیاں نکال کے صرف اس لیے عدت میں نکاح کیے جا رہے ہیں، اسلامی اصولوں کی دجیاں بکھیر کے کہ اگر میں اس تاریخ کو نکاح کر لوں گا تو میں وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ یہاں پہ ملک سے چوری کر کے، لانچوں میں پیسے بھر کے، باہر شفٹ کر کے سر محل خریدے جا رہے ہیں۔ یہاں سیاسی انتقام کا نشانہ بننے والوں کو شہادت کے رتبے پہ فائز کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ چھوٹے لوگ جو رات چلتے تاریک راہوں میں مارے جاتے ہیں، انہیں جاں بحق یا ہلاک کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ نواز شریف ہیں جو چوریاں کر کے، ڈکیتیاں کر کے، اس ملک کو لوٹ کے، یہاں کا پیسہ باہر لے جا کے آرام سے اپنے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں بیٹھے ہیں، جن کے دنیا بھر میں کاروبار ہیں، جنہوں نے اپنی علیحدہ سے ریاستیں کھڑی کر رکھی ہیں۔ یہاں پہ آپ کی فصلیں تیار نہیں ہو رہی، یہاں پہ کھاد مہنگی ہے، آپ کی فصل نہیں پک رہی، لیکن یہاں آپ کے حکمرانوں کی نسل تیار ہے، وہ پک چکی ہے۔ یہاں گجرات کے چودھری آپ کو لوٹ کے اسپین میں سارا پیسہ لے جا کے بیٹھے ہیں۔ یہاں لوگوں نے اپنے ڈیری فارمز بنا لیے ہیں، شوگر ملیں لگا لی ہیں، لیکن تھانے دار آپ کی بکری چوری ہونے پہ لتر آپ کو اتنے ہی مارتا ہے۔ 2% کے لوگ کہ جن کی صحافت میں سے اگر عمران خان کو نکال دیا جائے تو پیچھے زیرو بچتا ہے، وہ ادھر سے پیسے پکڑتے ہیں تو ادھر سے اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، ادھر سے پیسے پکڑتے ہیں تو ان لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ یہاں کی صحافت کے معیار ہیں، یہ آپ کی نئی نسل کو ٹیچ کیا جا رہا ہے، ان کو سکھایا جا رہا ہے۔ یہ 5th جنریشن وار ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے 1 سال پہلے، 1 سال قبل گیٹ نمبر 4 کے اوپر ہڈیاں لینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ان کو ہڈیاں ڈالی جاتی تھیں، یہ اپنے دانتوں میں ان ہڈیوں کو دبا کے واپس آ کے 5th جنریشن وار کے طور پہ آپ لوگوں کے اندر جو سراسیمگی اور جو بے اطمینانی اور بے چینی پھیلاتے تھے، آج اس کا حال یہ ہے کہ اگر آپ ایک شریف آدمی ایک محفل میں بیٹھ کے سیاست کو ڈسکس کرتا ہے تو اس کا منہ نوچ لیا جاتا ہے، اس کو بےعزت کر کے، کل کے بچے اس کو بےعزت کر کے رکھتے تھے۔ یہ 5th جنریشن وار ہے جہاں اپنی ہی فوج کو گالی دی جا رہی ہے، جہاں اپنے ہی لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے، مجھے چھوڑیے، آپ وہ اقرار الحسن کی 15ویں روزے والی ویڈیو دیکھیے، اس میں انہوں نے عمران ریاض خان کی جو پچھلے 10-12 دن کی ٹویٹس ہیں، ان کا جو آپریشن کیا ہے اور جو حشر کیا ہے، آپ دیکھیے اور آپ اپنی آنکھیں کھولیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لوگ آپ کو استعمال کر کے آپ کے آگے 5th جنریشن وار کی بنیاد پہ جھوٹی ٹویٹس کر کے، پرانی ویڈیوز، پرانی آڈیوز، پرانی تصویریں لگا کے 3-4-5 کروڑ روپیہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ماہانہ کما کے اور اپنے پیچھے سیکیورٹی گارڈز کی قطاریں بنا کے، پھر آفتاب اقبال کے ساتھ شکار کر کے اور یہاں پہ زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، اپنا پیسہ باہر شفٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر امپائرز کھڑی کر رہے ہیں، اور ہم انہیں اپنا مسیحا سمجھنے لگے ہیں۔ حقیقت پسندی کی طرف ہم نے آنا چھوڑا، اور یہ ہے وہ ٹوٹتا خواب جو محمد شریف اور محمد شریف جیسے
کئی بے کس، مجبور اور لاچار لوگوں نے دیکھا تھا۔ میرے سمیت ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو اس نسل سے ہیں کہ جو پکی پکائی پلیٹ جن کے آگے رکھی گی پاکستان کی صورت میں اس کو زخمی کر دیا گیا ہے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں وہی خواب کی تعبیر چاہیے جو محمد شریف نے آج سے 75 سال پہلے سرحد کے اس پار دیکھا تھا، جہاں اگر اس کی بکری گم جائے تو اس بکری کو لے کے شام کو تھانے دار اس کے گھر پہنچے، وہ گمشدہ بکری کی رسی اس کے ہاتھ میں پکڑائے اور کہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، بس ہمیں اس کی تلاش میں تھوڑی سی دیر لگ گئی، اور انشاءاللہ یہ خواب ضرور پورا ہوگا۔ صرف ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اس 5th جنریشن وار کا حصہ نہ بن کے حقیقت زندگی کے اندر آ کے، حقیقت میں پاکستان کو سوچ کے، حقیقت میں پاکستان کے خلاف کی جانے والی تمام سازش اور سازشیوں کو سوچ کے، پہچان کے، ان کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے جب تک آپ اپنے قدم آگے نہیں بڑھائیں گے، آپ محمد شریف کے خواب کی تعبیر کو نہیں پا سکیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اگر ایسا نہ ہوا تو آپ کی نئی نسل وہی خواب دیکھے گی جو محمد شریف نے دیکھا تھا، لیکن انفارچونیٹلی، خدا نخواستہ، اس کو تعبیر وہی ملے گی جو محمد شریف کو ملے گی، جو محمد شریف کو ملی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔